चलिए सभी लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको हम लोग पहले समझेंगे। दो चर, चर का मतलब होता है वह संख्या या वह मान जो हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं, और जो कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर का मतलब उसमें दो गो चर होना चाहिए, एक x और दूसरा y, m n p q, कुछ भी दो गो चर होना चाहिए। रैखिक समीकरण का मतलब होता है उसका पावर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, एक। चर कितने होना चाहिए, दो। और युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। तो सबसे पहले ये देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वह समीकरण युग्म, वह समीकरणों का जोड़ा, दो जोड़ा का मतलब एक जोड़ा का मतलब दो समीकरण, वह समीकरणों का जोड़ा जिसमें चरों का अधिकतम घात एक हो और उसमें कितने चर हो, दो चर हो। वह समीकरण का जोड़ा जिसमें दो चर हो और दोनों का अधिकतम घात 1 हो, उन दोनों समीकरणों को क्या कहा जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि आपके पास दो समीकरण हो और दोनों में दो गो चर हो, सेम चर हो। अब इसमें एक्स वाई है तो दूसरा में भी एक्स वाई होना चाहिए, अब इसमें एक्स वाई है दूसरा में एम एन है, तो चार चर हो चुके ना, दो चर ही होना चाहिए। दोनों समीकरण को मिला करके दो प्रकार के चर होना चाहिए। तो समीकरणों का वह जोड़ा जिसमें दो चर हो और दोनों चरों का अधिकतम घात एक हो, उन समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे मैं यहाँ दो समीकरण लिखूंगा, 2x + 3y = 4 = 4, एक समीकरण हुआ। अब इसमें पूछोगे कि समीकरण कैसे हुआ, तो इसमें दो पक्ष है तो समीकरण है, एक पक्ष बराबर के इधर और दूसरा पक्ष बराबर के उस साइड। और 3x - 2y = 7, ये समीकरण दो हुआ। इस समीकरण एक में और समीकरण दो में जरा बताइए, दोनों में मिला करके कितने चर हैं, चर दो हैं। कौन कौन है, x और y। चर का घात कितना है, x का घात और y का घात, दोनों का घात कितना है, 1 है। दोनों का घात कितना है, 1 है। तो चरों का अधिकतम घात 1 होना चाहिए और दो गो समीकरण होना चाहिए ना, दो समीकरण और दोनों में दो चर, दोनों में मिलके दो चर, एक x है और एक y है। तो दो चर, एक जोड़ा समीकरण और दोनों चरों का पावर 1 हो, उन दोनों समीकरणों के जोड़ा को क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये रहा आपका पाठ, जो चैप्टर पढ़ है ना उसका डिफिनीशन हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे दो समीकरण, युग्म मतलब जोड़ा, समीकरणों का ऐसा जोड़ा जिसमें दो चर हो और चरों का अधिकतम घात 1 हो, उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दूं आप लोगों को, मानक रूप जिसको कहा जाता है, किस रूप में हम लोग समीकरणों को लिख सकते हैं। तो देखिए, दो गो समीकरण लिखना है, एक समीकरण और समीकरण दो। तो पहला समीकरण को लिख सकते हो ax + by + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेगा तो सब चर अचर को एक तरफ और दूसरे तरफ कुछ नहीं रखना है, कुछ नहीं बोले तो 0 रखना है। इसको आप बोलिए समीकरण 1, और दूसरा समीकरण भी तो लिखना पड़ेगा सेम इसी की तरह, ax + by + c = 0, इसको इक्वेशन 2। अब इन दोनों में अंतर करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में और 2 में कुछ ना कुछ अंतर करना पड़ेगा। तो कैसे अंतर किया जाएगा, तो देखिए, इसको 1 समीकरण तो 1 बोल दे रहा हूँ, और ये 2 है तो 2 बोल रहा हूँ। केवल इसमें अचर का मान बदल रहा हूँ, 2 रहना चाहिए यहाँ, अचर का मान बदल दे रहा हूँ। यहाँ अचर अलग अलग रहे, a1 a2, इसमें y में जो गुणा है उसे b1 b2 और जो अचर पद है उसे c1 और दूसरे समीकरण का c2 बोल दिया हूँ। अगर क्वेश्चन पूछ दिया समीकरण दे के, बोलेगा a1 का वैल्यू बताइए, a2 का वैल्यू बताइए, b1 b2 c1 c2 ये सब वैल्यू पूछेगा, आप लोग बता दीजिएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा एक, और उसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2x - 3y + 7 = 0।
3x माइनस प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b1 b2 और c1 c2 ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो a1 का वैल्यू देखिए, तो समीकरण 1 वाले को ना कहा जाएगा 1 1, समीकरण 2 वाले को 2 2 कहा जाएगा। समीकरण 1 में x के गुणांक को याद रखिएगा, ये जो x का गुणांक होगा उसे a कहेंगे, y के गुणांक को b कहेंगे और अचर पद को c कहेंगे। x का गुणांक कितना है 2 है, y का गुणांक -3 7 3 2 -3। ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमेशा ढूंढ लीजिएगा। अब ये नहीं कि ये पहले है तो पहले, बाद में तो बाद में, ऐसे नहीं। x के गुणांक को a बोला जाएगा, y के गुणांक को b और अचर पद को c बोला जाएगा। जैसे मैं एक इक्वेशन और यहाँ पे लिखूंगा, जैसे 2x माइनस 5y बराबर 8, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ। जरा ये सजा हुआ नहीं दिख रहा है, सजा लेंगे। 2 ऑप्शन है, या तो y को उधर भेज दीजिए या इन दोनों पदों को इधर ला दीजिए, इच्छा आपकी होनी चाहिए। वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, माइनस प्लस में होगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसको इधर भेजिए या फिर उसको उस साइड भेज दीजिए। तो मैं इसको उधर भेज दे रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 5, 3y उधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 5। इस साइड में क्या है 0, इस साइड 0 रखिए या फिर उस साइड 0 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बताइए a1 का वैल्यू b1, a2 का वैल्यू b1 b2 और c1 c2। देखिए a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -5, c1 का वैल्यू बोलिए 8 नहीं होता है, इस साइड लेके आते हैं, उस साइड में प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस में, ये हो गया आपका -8। क्लियर? इस साइड ला करके तब बोला जाता है। तो ये और उसको इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा। कुछ लोगों की इच्छा होगा कि मैं उसको क्यों लेके आऊँ, इन दोनों को ले चलिए, तो इन दोनों को ले चलिए तो a1 का मान -2 हो जाएगा। इस कंडीशन में जब इसको ले चलिएगा तो a1 का मान -2, b1 का मान +5 और c1 का वैल्यू +8, क्योंकि उधर ही ना रखना है। लेकिन अभी मैं क्या किया हूँ, उसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया तो माइनस हो गया। x के गुणांक को a कहते हैं, a कह दिया, y के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को इस साइड लाने के बाद c कहते हैं। तो अब एक नया लाइन बनाने से अच्छा है कि उसको एज्यूम कर लीजिए इस साइड है, उधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो -8 बोल दिया। इसके कोफिशिएंट बोलिए, x के गुणांक कितना है 2, यही ना है, y का कोफिशिएंट और अचर पद 5। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। किसी भी क्वेश्चन में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ढूंढ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। चर अलग अलग हो तो उसको 2 है घात, तो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। और अलग अलग चर है तो कितने चर हैं उतने पदों में, उतने चर में, 2 चर है तो 2 चर में द्विघात समीकरण नहीं पढ़ना होता है। एक चर में द्विघात समीकरण पढ़ना होता है हम लोगों को, एक चर में त्रिघात पढ़ना होता है। 2 चर में द्विघात पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन के बाद से पढ़ेंगे तब मिलेगा। जब उसका नाम है सर्कल वगैरह जो पढ़ने को आता है ना, वृत्त का समीकरण और दीर्घ वृत्त का समीकरण, उसमें आपको एक क्वेश्चन बनाने को आएगा। इसी विधि से बनाना है, लेकिन उसमें पावर 2 2 रहेगा और 2 चर रहेंगे, x² और y²। ऐसे रहेगा x² प्लस y² बराबर कुछ रहेगा और 2 चर में द्विघात समीकरण, उसको हम लोग लीनियर बना करके तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल में समझा रहा हूँ। y बराबर 3x + 2, पूरा क्लियर करके दे रहा हूँ। 3x - y + 2 बराबर 0, ओके। 2y - 5x बराबर 7।
टेढ़ा मेढ़ा करके दे दिया हूं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। a1 का वैल्यू बताइए, इसमें a1 का वैल्यू कितना है? ये नहीं इक्वेशन 1 है, किसी को भी आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, जरूर नहीं कि इसी को इक्वेशन 1 बोला जाएगा, इसका बहुपति नहीं है कि यही इक्वेशन होगा हमेशा, इसको भी बोल सकते हैं इक्वेशन 1, तो इसको 2 बोलना पड़ेगा। तो इसमें बोलिएगा 3 -1 2। जरा कोई एक खड़ा होकर बताइए a2 का वैल्यू कितना है? कोई एक खड़ा होइए। -5 इज द राइट आंसर। बैठ जाइए। -5 x के गुणांक को ना a बोला जाता है, पहले ही बता चुका हूं। y के गुणांक को b बोला जाता है। b कितना है? और c अचर पद -7। उस साइड तो इस साइड लाइए। ABC ढूंढ लिए। अब इसका ग्राफ खींचा जाएगा। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे ग्राफ, इसमें भी पढ़ना है ग्राफ, लेकिन 9th क्लास में हम लोग एक ही समीकरण का ग्राफ पढ़े थे, कोई एक, इसमें 2 समीकरण का ग्राफ पढ़ना है। 2 ग्राफ, एक ही 2 ग्राफ पढ़ेंगे, एक ही मतलब ग्राफ पेज पे 2 ग्राफ पढ़ेंगे, और जहां क्रॉस करेगा वही उसका आंसर होता है। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को लेके चलता हूं। ये बताइए, जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, टॉपिक है अपना 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक इसको हल करने की कितनी विधियां होती है? इसको हल करने की 2 विधियां होती हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कीजिएगा तो x और y आंसर आएगा ना, x का वैल्यू y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो इसको हल करने की सिर्फ और सिर्फ 2 विधियां होती है। उन दोनों विधियों में एक को कहते हैं आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड, दूसरा को कहते हैं बीजगणितीय विधि, बीजगणित को अलजेब्रिक मेथड कहेंगे। अब ग्राफी विधि में आपका एक ही आता है, सिर्फ ग्राफ खींचिए और आंसर लाइए। अलजेब्रिक में 3 ऑप्शन आते हैं। पहला का नाम है सबस्टिट्यूशन मेथड, पहला का नाम है सबस्टिट्यूशन मेथड। सबस्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि उसको हटाया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए। प्रतिस्थापित किसे कहते हैं? तो कोई एक वस्तु है, उसको हटा के वहाँ दूसरा वस्तु रख दीजिए तो उसी को कहते हैं प्रतिस्थापित कर देना। उसके जगह पे दूसरे किसी को रख देना प्रतिस्थापित कहलाता है। तो इसमें कुछ ऐसा ही करेंगे। इसका इंग्लिश नाम होता है सबस्टिट्यूशन, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, रिप्लेस भी कह सकते हैं। रिप्लेस मतलब उसको हटा के दूसरा चीज़ रख देना। दूसरा का नाम होता है विलोपन विधि, विलोप कर दिया जाता है, एलिमिनेशन, विलोपन विधि। एक को विलोप कर दिया जाएगा। 2 चर है ना इसमें, x और y, एक विलोप हो जाएगा। अगर x विलोप हो गया तो सपोज कीजिए इस तरह कुछ आया 2x + 3 = 0, यहाँ से x का मान निकालना आसान हो जाएगा। 2x = -3 और x = -3 और मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक अगर मैं चर दे दिया, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो, एक चर दे दिया तो उसको इजीली बना सकते हो। तो 2 चर में एक को विलोप कर देंगे, उसका नाम ही है विलोपन विधि। उसका कुछ प्रोसेस है, हम लोग देखेंगे। तीसरा का नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हम लोग गुणा करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस गुणा करेंगे और उसके बाद से x का y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये बीजगणितीय में 3 विधियां आती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। और ग्राफ में आप लोगों को, आलेखीय विधि में ग्राफ में आप लोगों को सिर्फ ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींच करके और उसको प्लॉट करना है और उसमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जहां ग्राफ क्रॉस करेगा वहीं फाइंड आउट करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ग्राफ खींच दिए, दूसरा ग्राफ कहीं उसको क्रॉस ही नहीं करे, पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, क्रॉस करेगा ही नहीं तो आंसर मिलेगा इसका नो सॉल्यूशन। जब ऐसा करे तो इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब ये कहीं क्रॉस ही नहीं करेगा तो कहीं इसका आंसर ही नहीं आएगा। जहां क्रॉस करता है वहीं आंसर आता है। एक कंडीशन आपको ये भी मिल सकता है, एक जगह क्रॉस करे तो एक जगह क्रॉस करे तो इसके कितने हल होंगे? एक हल, 1 सॉल्यूशन। एक को हम लोग गणित की भाषा में कहते हैं
अद्वितीय, अद्वितीय नहीं, समझे अदित? अद्वितीय का मतलब होता है अनोखा, एकलौता, अजूबा, यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक इकलौता, एक ही पीस बने हो दुनिया में तुम लोग, तो तुम अनोखा हो, अजूबा हो ना। जैसे हिमालय नाम सुने हो, वह इकलौता है, यूनिक है। उसी तरह इसके कितने सॉल्यूशन? एक ही। कभी कभी ऐसा घटना हो सकता है कि एक लाइन ऐसे हो और दूसरा लाइन इसी के ऊपर आ जाए, दूसरा लाइन उसी के ऊपर आ जाए, एकदम सेम ग्राफ चले। एक लाइन जैसे एक समीकरण का ग्राफ खींचे उसी तरह गया, दूसरा समीकरण का ग्राफ खींचे उसी लाइन पे, उसी पॉइंट से जा रहा है। तो अब बताइए इसके कितने हल होंगे? तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। रेखा किसे कहते हैं? बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं, बिंदुओं के सेट को रेखा कहते हैं। करेक्ट? बिंदुओं के समुच्चय को, यानी ढेर सारी बिंदु मिल करके क्या बनती है? एक रेखा मिलती है, बनती है। अब बताइए इसमें दो रेखा हैं, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हैं, मतलब एक रेखा का सभी बिंदु दूसरे रेखा के सभी बिंदु से मिलती है। जितने बिंदु पर मिलती है उतना इसका आंसर आता है। पहला और दूसरा रेखा कितनी बिंदुओं पर मिलती है? कोई अंत नहीं है, जितना बढ़ाते जाओगे उतने बिंदुओं की संख्या बढ़ते जाएगी। तो इसके कितने हल हुए? अनेक हल। अनेक यानी अनंत, अपरिमित, अपरिमित रूप से इसके अनंत हल होते हैं, और अनंत को कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका अनंत हल होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे पता करेंगे कोई हल नहीं है, कैसे पता करेंगे एक हल है, और कैसे पता करेंगे अनंत हल है। तो एक ऑप्शन है, उसका ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने के बाद अगर पैरेलल आया तो कोई हल नहीं। ग्राफ खींचिएगा ना, आपको ग्राफ पेज में ग्राफ खींचने को मिलेगा। सभी लोग ग्राफ पेज ले लीजिएगा और उसी पे प्रैक्टिस कीजिएगा। एक जगह कटेगा तो कह दीजिएगा एक हल है, और अनंत के लिए समांतर आएगा तो कहिएगा अनंत हल है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, 2 नंबर का, कि बताइए कि समीकरण के कितने हल है, 2 समीकरण दे के पूछेगा कितने हल हैं, तो आप उस कंडीशन में आप समीकरण तो बनाओगे है नहीं, मतलब उसका ग्राफ तो खींचोगे नहीं, तो कोई ना कोई ट्रिक होना चाहिए जिसे इजीली बन जाए। तो वो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ कि कितने हल होंगे। अब देखिए संगत असंगत की बात करते हैं, नए पेज में चलते हैं और संगत असंगत की बात करते हैं। ये टॉपिक शुरू हो चुका है, आज ग्राफिकल मेथड हम लोग शुरू कर चुके हैं और इसी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। 3 विधियाँ होती है, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगली क्लास में। तो आज के क्लास में आलेख, पहले आलेख कौन कौन से कंडीशन में कैसा आंसर देगा इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अभी इसी वक्त चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए अभी 3 तरह के आलेख मिले थे, 3 तरह के आलेख मिलेंगे ना। तो यदि A1 का मान निकालिएगा ना, B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लीजिएगा। यदि A1 का बटा A2 कीजिएगा, A1 बटा A2 बटा करने आता है ना, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ढूंढने आ जाएगा। सबसे पहला टारगेट आपका वो ढूंढना है। ढूंढने के बाद उसको बटा कीजिए बारी बारी, A1 में A2 से, B1 में B2 से और C1 में C2 से। यहाँ भी वही काम कीजिएगा, A1 में A2 से, B1 में B2 से और C1 में C2 से। यहाँ भी वही काम कीजिए, A1 में A2, B1 में B2 और C1 में C2। अब पूछोगे 3 बार क्यों करेंगे? मैं बोलूँगा एक ही बार आपको A1 बटा A2 निकालना है, B1 बटा B2 निकालना है और C1 बटा C2 निकालना है। अगर A1 बटा A2 बराबर आ गया B1 बटा B2 के, और उसके बाद बराबर नहीं हुआ C1 बटा C2 के, 2 को बराबर हो गया, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर हो गया, तब C1 बटा C2 निकाले, बराबर नहीं हुआ, तब कहेंगे कि इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं। यानी पूछेगा कि समीकरण युग्म के कितने हल हैं, तो तुरंत इतना से पता कर लीजिएगा ना, एक हल है कि 2 हल है कि कोई हल नहीं है। अगर A1 बटा A2 निकाले, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकाले, और
इस रूप में आ गया तो कह दीजिएगा इसके कोई हल नहीं है। अगर पूछेगा कि इसके ग्राफ जो खींचेंगे, लाइन जो होंगे, वह समांतर होंगे कि समपाती होंगे कि प्रतिच्छेदी होंगे, तो देखिए इसके जो ग्राफ होंगे, एक लाइन ऐसे गया तो दूसरा लाइन, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक लाइन ऐसे गया तो दूसरा लाइन भी ऐसे ही चलेगा, यानी कि पैरेलल चलेगा। एक ऐसे गया, एक ऐसे गया तो दूसरा भी ऐसे चलेगा, देख रहे हो। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो कितना भी बढ़ाइए दोनों तरफ कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो क्या कहेंगे, समांतर। इसको किस नाम से जानते हैं, समांतर। यानी रेखाएं कैसी होंगी, जब इस रूप में आएगा, इस रूप में अगर क्वेश्चन आ गया, आपके क्वेश्चन का बटा कीजिएगा, इस रूप में आ गया तो कह दीजिएगा सबसे पहला इसके कोई हल नहीं है। दूसरा कहिएगा इसकी रेखाएं क्या हैं, समांतर है। और तीसरा कहिएगा कि ये संगत है कि असंगत है, तो कहीं अपने एक दूसरे से मिला नहीं तो असंगत है। इसको क्या कहिएगा, समीकरण युग्म असंगत है। असंगत मतलब कभी मिलेगा ही नहीं, इसका संगतिया होगा ही नहीं कोई। अब चलिए दूसरा कंडीशन देख लीजिए, यदि ये बराबर हो जाए दूगो, तीसरा भी बराबर हो जाए, सब बराबर हो जाए, बटा करने पर सब बराबर हो जाए, तब उस कंडीशन में कहिएगा कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिए, क्वेश्चन दे के पूछ दिया कि इसके कितने हल हैं, तो इस रूप में आया तो कह दीजिए कोई हल नहीं, इस रूप में आया तो कह दीजिएगा अनेक हल हैं। अनेक मतलब अनंत। उसके बाद से इसके ग्राफ कैसे जाएंगे, तो अनेक हल मतलब अनेक बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी। पहला लाइन ऐसे जाएगा और दूसरा लाइन इसी के ऊपर चलेगा, देख लीजिए इसी के ऊपर चलेगा। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, समपाती के नाम से जानते हैं। जटायु का बड़ा भाई कौन था, संपाति। जटायु का नाम सुने हो, रामायण पढ़े हो, संक्षिप्त रामायण पहले आपके 6वीं क्लास में पढ़ने को मिलता था। संक्षिप्त रामायण में सुनिए क्या आता था, रावण जो था सीता हरण करके जा रहा था, तो वही जटायु का पंख काट दिया था ना, वहीं पे आता है संपाति, जटायु का बड़ा भाई। उस वहीं पे एक नाम आता है जटायु का बड़ा भाई संपाति, तो आज तक याद। चलिए आगे देखिए, इसके हल संगत होंगे कि असंगत होंगे, संगत का हल आएंगे। ओके, इसके बाद एक और नियम बच जा रहा है आखिरी। अगर a1 बटा a2 किए, b1 बटा b2 किए, और यही दोनों बराबर नहीं हुआ, पंकज यही दोनों बराबर नहीं होते, तीसरा बराबर करने की जरूरत नहीं है। तीसरा बराबर हो ना हो कोई मतलब नहीं है। जब दो बराबर नहीं हुआ तो आगे सोचना नहीं है, और बिना सोचे ही कह दीजिएगा अब आखिरी इसके कितने हल हो सकते हैं, एक नहीं न कहेंगे इधर जी, अद्वितीय। अब कहिए एक हल, अद्वितीय को क्या कहा जाता है, एक हल। अब जरा बताइए इसके ग्राफ कैसे चलेंगे, तो प्रतिच्छेदी होंगे, एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगे। अगर एक ग्राफ जा रहा है ऐसा, दूसरा ग्राफ जा रहा है ऐसा, तो एक ही बिंदु पे काटेंगे, जिस बिंदु पे काटेंगे वही बिंदु इसका हल होगा। एक जगह काटा तो एक हल। और इसको संगत बोल दूं कि असंगत बोल दूं, संगत बोल दे रहा हूं। ओके, संगत, संगत, असंगत। अब देखिए आपके क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो क्वेश्चन आपके दे करके प्रश्नावली में या कोई भी क्वेश्चन दे के बोलेगा कि समीकरण युग्म के कितने हल हैं, तो सबसे पहले a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ज्ञात कीजिएगा। और यदि इन तीनों में से कोई एक आ गया, जो आएगा वही बोल दीजिएगा। अगर ये आ गया तो अद्वितीय हल है, ये आ गया तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, और ये आ गया तो कोई हल नहीं है। एक बात बोलूं, अगर अनंत हल की बात होती है, अनंत हल हैं, तो इसको हम लोग विलोपन विधि से यानी कि बीजगणितीय विधि से नहीं कर पाएंगे। विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से नहीं कर पाते हैं। उसको सिर्फ ग्राफ खींच के दिखाना पड़ता है कहाँ इसके हल होते हैं, तो समीकरण लिख के बताना होता है, इस समीकरण पे इसके हल होंगे। उसके आंसर में अगर अनंत हल है तो सीधा आंसर लिख दीजिए समीकरण में, समीकरण जो दिया है वही लिख दीजिए, इसी पे इसके अनंत हल होंगे।
उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। एक एग्जाम्पल मैं समझाने जा रहा हूँ, नए पेज में चलते हैं। ये बताइए, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया 2x माइनस 3y बराबर 4, इक्वेशन 1, 3x प्लस 7y इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ डायरेक्ट करूँगा, बहुत लंबा नहीं करना है। यहाँ a1 बटा a2 का मान बताइए। a1 ऊपर a2 नीचे, a1 का मान कितना है 2 बटा 3, b1 बटा b2 का मान बताइए -3 बटा 7। ये कटने वाला होगा तो कटा लीजिएगा। क्या ये दो को बराबर हो रहा है? जब दो बराबर नहीं तो तीसरा के बारे में सोचना नहीं, कहिएगा चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, संगत है कि असंगत है? तो क्या जवाब दीजिएगा? इतना करने के बाद संगत है। अगर पूछा इस समीकरण के कितने हल हैं, एक हल है, अद्वितीय हल है। पूछेगा इसके ग्राफ कैसे होंगे, प्रतिच्छेदी होगी। कोई भी जवाब दे सकते हो। तो क्वेश्चन दे के पूछा संगत असंगत, तो वो जवाब दे दीजिए। प्रतिच्छेदी यानी रेखाएं कैसी, तो वो जवाब दे दीजिए। कितने हल, तो वो जवाब दे दीजिए। हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरह दे के पूछेगा तो बना दोगे। अगर ये क्वेश्चन दे दिया, 2 बटा 3 x ओके, बताइएगा इसके कितने हल हैं। तो a1 बटा a2 कर सकते हो, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। कैसे कीजिएगा, तो इसको भी बटा में बदल लीजिए ना, ये बटा में नहीं है तो इसको करेंगे a1 बटा a2। केवल इतना ही करना हो तो, ग्राफ खींचना हो तो इसका बटा चेंज करेंगे हम लोग। अगर आपको ग्राफ खींचना है तो बटा चेंज करके भी खींच सकते हैं, बिना चेंज किए भी खींच सकता हूं। तो इसको ग्राफ वाला टॉपिक अभी अगले पेज में समझेंगे। a1 बटा a2 कीजिए तो 2 बटा 3 और बटा में कितना, ऐसे ही ना होता है 2 बटा 3 अब गुणा 1 बटा 2, ये पलट जाता है ना 1 बटा 3। ओके, b1 बटा b2 कीजिए तो 3 बटा 2, फिर बटा में क्या आएगा 1 बटा 1। 1 बटा 1 मतलब कुछ नहीं है, केवल फाइनली क्या आ जाएगा 3 बटा 2। क्या ये दोनों बराबर है? a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2। आगे की कहानी आप जानते हैं। चले आगे। अब हम लोग चलते हैं वापस ग्राफ पे। ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, समीकरणों को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, और उसके बाद से कौन कौन से टॉपिक हम लोग को ग्राफ में ढूंढना पड़ता है, कैसे प्रोसीजर है उसका, एक ग्राफ हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन उठाएंगे और उसका ग्राफ कंप्लीट करेंगे और फिर बनाएंगे। ओके, तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, कर दे रहा हूँ पीछे।